बेटा आर्यन, अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रही, शरीर भी कमजोर हो गया है। अब खेती बाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता की सेहत भी अब ठीक नहीं रहती, अक्सर तबीयत खराब रहती है। आर्यन, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा भाई सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कहा। बड़े भैया है, मैं हूँ और करण भी है, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। आप बस आराम कीजिए, अब घर की जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद भाइयों के बीच आपस में मतभेद और झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं ही पूरे दिन धूप में मेहनत करता रहूं, तुम दोनों तो बस आराम और छाव ढूंढते रहते हो। अरे भैया, हम भी तो मेहनत कर ही रहे हैं, सिर्फ बड़े होने से आप हम पर ऐसे दबाव तो नहीं डाल सकते। सच्चाई ये है कि भैया को लगता है जैसे घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वही उठा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? सच तो यही है कि अगर मैं मेहनत न करूं तो तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी आसानी से नहीं मिल पाएगी। मैं दिन रात काम करता हूं, तभी घर चलता है। बस करो, अब यही झगड़ा रह गया है क्या? तुम लोग तो घर संभालने की बजाय आपस में ही लड़ने लगे हो। भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम लोग आज आपस में ही झगड़ो और घर का माहौल बिगाड़ दो? पिताजी, अब आप ही इस बात का फैसला कर दीजिए, घर और खेत का साफ साफ बंटवारा कर दीजिए, ताकि कोई उलझन ही न रहे। हाँ पिताजी, अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकता, मुझे भी मेरा हिस्सा अलग चाहिए, ताकि मैं अपने तरीके से अपना जीवन जी सकूं। ठीक है, अगर तुम्हें बंटवारा ही चाहिए तो वही सही। कम से कम इन लोगों का बोझ भी मेरे सिर से उतर जाएगा और मैं अपने दम पर आगे बढ़ सकूंगा। अगर तुम लोग सच में यही चाहते हो कि यह घर बिखर जाए तो फिर ठीक है, मुझे रोकने को कुछ नहीं बचा। पर बेटा, अगर तुम सब अलग अलग हो जाओगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा तो पूरा घर ही बिखर जाएगा। आप लोग वरुण के साथ रह लीजिए, वो तो शहर में अच्छा कमाता है और आराम से आपका ध्यान रख पाएगा। क्यों? भैया बड़े हैं, तो जिम्मेदारी भी तो उनकी ही ज्यादा बनती है, वही आपको अपने साथ रखें। मेरी पत्नी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, इसलिए वो आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। आप लोग किसी और के साथ रहकर ही अच्छा रहेंगे। मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, वरुण क्यों नहीं रख सकता आपको? अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर एक तरीका निकालते हैं, हम सब मिलकर पारी बांध लेते हैं, ताकि जिम्मेदारी बराबर बराबर रहे। कैसी पारी? साफ साफ बताओ भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि हम बारी बारी से जिम्मेदारी बांट लेते हैं, सुबह का खाना भैया के यहाँ, दोपहर का मेरे यहाँ और रात का करण के यहाँ। फिर किसी पर भी पूरा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सुझाव सही लग रहा है, मुझे यह व्यवस्था मंजूर है। ठीक है, रात का खाना मेरे यहाँ हो जाएगा, लेकिन सुबह होते ही आपको वहाँ से निकलना होगा। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, बस तुम लोग आपस में प्यार से रहो। शारदा, भूख के मारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आर्यन की पत्नी से कुछ खाने को मांग ले? बेटा बहू राधिका, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? कल रात भी ठीक से कुछ नहीं खा पाए थे। अभी तो चूल्हा भी नहीं जला है, इतनी सुबह मैं कहाँ से खाना लाकर दूं? बेटी, अगर रात की बची हुई कुछ सूखी रोटियां हो तो वही दे दो, हम उसी से पेट भर लेंगे। बार बार खाने की बात मत कीजिए, अगर थोड़ी देर नहीं खाओगे तो कोई मर तो नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, हम वरुण के घर चलकर देखते हैं, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। बेटा वरुण, क्या थोड़ा सा दलिया मिल सकता है? बहुत कमजोरी लग रही है और पेट भी काफी देर से खाली है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। पिताजी, अभी मेरी बारी नहीं है,
इसलिए आप दोपहर को आइए। हमने जो नियम तय किया है उसे तो सभी को मानना ही पड़ेगा। बेटा, हम अभी अभी आर्यन के घर से आए हैं। वहाँ से हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, खाली हाथ लौटना पड़ा। वो आपकी अपनी परेशानी है पिताजी। मैं अपने नियम से पहले चूल्हा नहीं जला सकता। अभी आप यहाँ से चले जाइए। करण बेटा, क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ के लिए 2 रोटियां दे सकते हो? बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाया नहीं है। अरे पिताजी, अभी तो रात होने में काफी समय है। मेरे घर में क्या पैसे का पेड़ लगा है जो हर समय खाना तैयार हो। रामदीन जी, अब और सहा नहीं जाता। अपने ही बेटों के सामने इस तरह हाथ फैलाना मौत से भी ज्यादा दर्द देता है। चलो शारदा, इस घर में अब हमारी कोई जरूरत नहीं रही। अब यही समझ लो कि हमारी खुददारी ही हमारा असली सहारा है। रामदीन जी, भूख के मारे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है। शरीर में इतनी कमजोरी लग रही है कि अब एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया है। लगता है जैसे जान ही निकलती जा रही हो। धीरज रखो शारदा, हिम्मत मत हारो। हम उम्मीद लेकर इस नए गांव में आए हैं। शायद यहाँ कोई भला और दयालु इंसान मिल जाए जो हमारी मदद कर दे। आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कोई मुफ्त में रोटियां नहीं बांटता। हर किसी को अपनी मेहनत से ही पेट भरना पड़ता है। ये गांव है, यहाँ सहारा भी उसी को मिलता है जो खुद कुछ करने की ताकत रखता है। सुनो बाबा, हमारे अपने घर में ही बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। रोज रोज की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती है। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दे? रामदीन जी, ऐसा लगता है जैसे आज हमारे हिस्से में भूख ही लिखी है। शायद किस्मत ने हमें इसी हाल में छोड़ दिया है। पेट खाली है, शरीर जवाब दे रहा है और उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। रामदीन और शारदा चलते चलते पूरी तरह थक चुके थे। उनके कदम अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं रख रहे थे, इसलिए वे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। चेहरे पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, आंखों में निराशा थी। बाबा, अम्मा, आप दोनों यहाँ इस हालत में पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? क्या हुआ है आपको? चेहरों से तो साफ लग रहा है कि आप बहुत परेशान और भूखे हो। बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं। भूख और थकान ने हमें पूरी तरह तोड़ दिया है। अब चलने की भी ताकत नहीं बची। बस थोड़ा आराम मिल जाए तो शायद हिम्मत लौट आए। ओहो, आप तो बहुत ज्यादा कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। इस हालत में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपको आराम भी मिलेगा और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। पर बेटा, हम तो तुम्हारे लिए अजनबी हैं। फिर भी तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अजनबी कैसे अम्मा? आप मेरे लिए माता पिता जैसे ही है। चलिए मेरे साथ, अब और देर नहीं करनी। ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। आज हमने सच में इंसानियत देख ली, वरना आजकल तो लोग एक दूसरे की परवाह भी नहीं करते। तुमने जो मदद की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर रामदीन और शारदा आकाश के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर आकाश उनका सहारा बनकर धीरे धीरे उन्हें संभालता है। बाबा, घर में अभी बस थोड़ा सा दलिया ही है, लेकिन आप दोनों पहले आराम से खा लीजिए। भूखे पेट कोई बात समझ नहीं आती। पहले थोड़ा ताकत ले लीजिए, फिर बाकी बात करेंगे। नहीं बेटा, तुम भी हमारे साथ ही खाओ। तुम दिन भर खेतों में मेहनत करते हो। हमें पता है तुम्हारी भी बहुत थकान होती है। अकेले हम कैसे खा लें जब तुमने इतना कुछ हमारे लिए किया है? मुझे तो बस पानी पीकर भी नींद आ जाएगी, लेकिन मैं आपको भूखा बिल्कुल नहीं देख सकता। आप लोग पहले खा लीजिए, फिर मैं आराम से खा लूंगा। भगवान इस बच्चे का भला करे, इसे हमेशा खुश रखे। काश हमारे अपने बेटे भी इसके जैसे होते, जो दूसरों की इतनी परवाह करते हैं और बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। आज सच में हमें इंसानियत की असली तस्वीर दिखी है।
अब से यह छोटा सा घर आपका ही है। जब तक मैं हूं, आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा। आप लोग अब अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अम्मा, जब मैं खेत से वापस आता हूं और आपको यहाँ देखता हूं, तो सारी थकान अपने आप मिट जाती है। लगता है जैसे घर में सच में अपनापन और सुकून आ गया है, जो दिन भर की मेहनत को हल्का कर देता है। बेटा आकाश, कल मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। अब मैं ऐसे खाली बैठकर तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बंटाऊंगा। जरूर बाबा, आपका अनुभव मेरे बहुत काम आएगा। आप साथ होंगे तो काम भी आसान लगेगा और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले दिन रामदीन आकाश के साथ खेत पर चला जाता है। रास्ते भर वह मेहनत और हिम्मत के बारे में सोचता रहता है। खेत पर पहुंचकर वह आकाश से कहता है, आकाश बेटा, अगर मिट्टी को इस तरह अच्छे से तैयार करोगे और सही तरीके से जोतोगे तो फसल दोगुनी तक हो सकती है। मेहनत के साथ थोड़ा अनुभव भी काम आए तो खेत सोना उगलने लगता है। वाह बाबा, आपकी सलाह तो सच में जादू की तरह काम कर रही है। इतने सालों का आपका अनुभव देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अब लगता है कि हमारी फसल पहले से कहीं बेहतर होगी। बस समय पर पानी देना और सही मात्रा में खाद डालना मत भूलना। खेत में अगर ध्यान और समय दोनों सही रहे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। जमीन भी उसी को अच्छा फल देती है जो उसकी सही देखभाल करता है। एक दिन महाराज अपने मंत्री के साथ रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने अपना वेश बदल रखा होता है ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। चलते चलते वे आकाश की झुपड़ी के पास पहुंचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। महाराज झुपड़ी को देखकर अपने मंत्री से कहते हैं, मैंने सुना है कि इस झोपड़ी में एक बहुत ही नेक दिल और मददगार युवक रहता है, जो गरीबों की सहायता करता है और किसी को भी निराश नहीं लौटाता। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उसकी सच्चाई कैसी है। हाँ महाराज, यह सच है। वह स्वयं भी ज्यादा संपन्न नहीं है, फिर भी दो बुजुर्गों की पूरे मन से सेवा करता है, जैसे वे उसके अपने माता पिता हों। अपनी सीमित साधनों के बावजूद वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। आइए अतिथि महोदय, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। पहले थोड़ा जल ग्रहण कीजिए और आराम से बैठिए। रास्ता लंबा रहा होगा, यहाँ थोड़ा सुकून मिलेगा। बेटा, तुम खुद इतने अभाव में रहकर भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे व्यवहार में इतनी विनम्रता और उदारता देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा हृदय बहुत कम लोगों में मिलता है। अतिथि तो ईश्वर का ही रूप होता है। जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है, उसे साझा करने में ही असली खुशी मिलती है। अगर किसी को मेरे घर से संतोष और सम्मान मिलता है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अद्भुत! ऐसा निस्वार्थ भाव और सच्चा प्रेम आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह युवक सच में इंसानियत की मिसाल है, जिसके दिल में स्वार्थ नहीं बल्कि केवल करुणा और सेवा का भाव भरा हुआ है। रामदीन आकाश को एक पोटली देते हुए कहता है, आकाश बेटा, ये एक पुरानी सी पोटली है, इसे बड़े संभाल कर रखना। इसमें भले ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे प्यार, आशीर्वाद और यादों का छोटा सा निशान है। जब भी इसे देखो, हमें याद करते रहना। बाबा, इसमें आखिर क्या है? आपने इसे इतने सालों तक छुपाकर क्यों रखा था और अब अचानक इसे मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, इस पोटली में हमारी पुश्तैनी जमीन के कागज हैं। बहुत साल पहले बलवंत नाम के एक जमींदार ने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली थी। तब से हम सब कुछ खो बैठे, लेकिन ये कागज मैंने संभाल कर रखे ताकि कभी सच्चाई सामने आ सके। क्या? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बाबा, आपने इतने साल तक यह दर्द सहा, अब मैं आपको आपका हक जरूर दिलाकर रहूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस सच्चाई को सबके सामने लाकर ही रहूंगा। ए लड़के, इस जमीन पर क्या देख रहा है? ये मेरी जमीन है, समझा? यहाँ से तुरंत भाग जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये जमीन रामदीन जी की पुश्तैनी जमीन है और इसके असली कागज मेरे पास मौजूद है। आप चाहे जितना भी दावा कर लें,
सच्चाई इन दस्तावेजों से साबित हो जाएगी कि यह जमीन आपकी नहीं है। कागज। हाँ हाँ हाँ, कानून तो मेरी जेब में चलता है। सैनिकों, इस लड़के को यहां से मारकर भगा दो। यह मेरी बातों के बीच में आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? फिर आकाश खेल से लौटकर सीधे राजा के पास जाता है और विनम्रता से कहता है, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। एक गरीब के हक को एक ताकतवर व्यक्ति बलपूर्वक छीन रहा है और सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और असली हकदार को उसका अधिकार है। हट जा यहां से। महाराज हर फटेहाल और अनजान व्यक्ति से सीधे नहीं मिलते। पहले अपनी औकात देख, फिर दरबार में आने की बात करना। जब तक महाराज मुझे न्याय नहीं देंगे, यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा और गरीब का हक दिलाकर ही जाऊंगा। इसे अंदर आने दो। इसकी आंखों में सच्चाई की चमक है और इसके शब्दों में न्याय की पुकार साफ झलक रही है। लगता है यह लड़का बिना डर के सच के लिए खड़ा है। महाराज, ये वही असली कागज है जो आपने खुद वेश बदलकर देखे थे। अब मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर न्याय करें और इस गरीब का हक उसे वापस दिलाए। अच्छा, तो तुम वही युवक हो जिसके बारे में मैंने सुना था। मंत्री जी, तुरंत इस पूरे मामले की जांच बिठाइए और सच्चाई सामने लाइए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। महाराज, पूरी जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बलवंत दोषी है। यह जमीन वास्तव में रामदीन जी की ही पुश्तैनी संपत्ति है, जिसे धोखे से कब्जा किया गया था। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। बलवंत को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। उसने अन्याय और धोखा किया है, इसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। और रामदीन जी की पुश्तैनी जमीन उन्हें पूरे सम्मान के साथ तुरंत वापस की जाए। न्याय में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सच का साथ दिया और न्याय करके साबित कर दिया कि अब भी ईमानदारी और इंसाफ जिंदा है। आकाश, तुम्हारी ईमानदारी और साहस के कारण यह सिद्ध होता है कि तुम इस कार्य के योग्य हो। इसलिए इस जमीन की देखरेख और प्रबंधन का जिम्मा अब तुम्हें ही सौंपा जाता है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संभालोगे। भाइयों, जब से हमारे माता पिता घर से गए हैं, हमारी किस्मत ही जैसे हमसे रुक गई है। घर की रौनक भी चली गई और हर दिन अब खालीपन और मुश्किलों से भरा लगता है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा, बस उनकी यादें ही साथ रह गई है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है और ऊपर से कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है कि समझ नहीं आता कैसे चुकाएंगे। हर तरफ बस चिंता ही चिंता है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमने सच में बहुत बड़ा पाप किया था। मां बाप के साथ जो किया, उसकी आह हमें आज ले डूबी है। अब हर तरफ बस पछतावा ही रह गया है, लेकिन जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। सुना है पास वाले गांव में पिताजी को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई है। शायद अब उनकी किस्मत बदल गई है और उन्हें उनका हक फिर से मिल गया है। यह खबर सुनकर दिल में थोड़ी उम्मीद जगी है। हमें वहां जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने जो गलती की है उसके लिए अब सच्चे दिल से क्षमा मांगनी होगी। शायद वो हमें माफ कर दे और हमें भी एक मौका मिल जाए अपने किए का प्रायश्चित करने का। फिर वे तीनों भाई मिलकर रामदीन के पास जाते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा होता है और वे नीचे झुककर विनम्रता से कहते हैं, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम सच में बहुत बड़े गुनहगार हैं आपके। हमने जो किया उसका पछतावा हमें हर दिन सता रहा है। हमें एक मौका दीजिए अपने किए की माफी मांगने का और सब कुछ ठीक करने का। हमने लालच में अंधे होकर आपको घर से निकाल दिया। हमें अब अपनी उस गलती का गहरा एहसास हो गया है। जो हमने किया वह बहुत बड़ा अन्याय था और हम उसके लिए दिल से शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए। उठो बेटों, देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसे मानकर सुधार करना।
मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस आगे से कभी किसी का बुरा मत सोचना। एक माँ का दिल अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देख सकता, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, बस अब कभी ऐसा मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। आकाश भाई, आपका दिल से शुक्रिया। जो हम लोग अपने लिए भी न कर सके, वो आपने हमारे परिवार के लिए कर दिखाया। आपने हमें इंसाफ भी दिलाया और परिवार को फिर से जोड़ दिया। भैया, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वो तो घर की असली बरकत और सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख शांति और तरक्की आती है। आपको अब यह बात समझ आ गई, यही सबसे बड़ी सीख है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। जो गलतियां पहले हो गईं, उन्हें भूलकर हम फिर से एक परिवार की तरह साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। याद रखना बेटों, असली दौलत न तो जमीन होती है और न ही पैसा। असली दौलत तो अच्छे संस्कार और सच्चा व्यवहार होता है। अगर इंसान के पास संस्कार हैं, तो वह हर हाल में खुश रह सकता है और दूसरों के दिलों में जगह बना सकता है। हम शपथ लेते हैं कि अब से माँ बाप की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा। हम कभी भी उन्हें दुख नहीं देंगे और हमेशा उनका सम्मान करेंगे। जो गलती हमने की है, उसे दोहराएंगे नहीं और पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगाएंगे। अब हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है, जैसे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए हों। भगवान सबका भला करे और हमारे घर में हमेशा ऐसे ही प्यार, सम्मान और शांति बनी रहे।